Good morning, students. We have discussed void agreement, void contract, and voidable contract, and I hope so that you all have understood the void agreement, void contract, and voidable contract. और टुडे आज मैं अवैध संविदा क्या होती है, कब हम कहेंगे कि यह संविदा। मैंने देखा पूर्व के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि शून्य करार कब है, शून्य संविदा कब है, शून्य करणीय संविदा कब है, और कब हम कहेंगे कि ऐसे करार शून्य करार होंगे, ऐसे करार शून्य संविदा होंगी, ऐसी संविधाएं शून्य करणीय संविदा होंगी। आज मैं चर्चा करता हूं कि अवैध संविदा कब हम कहेंगे कि यह संविदा अवैध है और किन किन परिस्थितियों में संविधाएं अवैध है घोषित तो होंगी। अवैध संविदा क्या है? एन इलीगल एग्रीमेंट is an agreement which is in against of the law in force in India or which transgresses the basic rule which is prevailing in India. Means अवैध संविदा वह संविदा है जो साधारण विधि का उल्लंघन करता हो और संविदा का विषय वस्तु साधारण नियम, सामान्य नियम जो देश में लागू है उसके उल्लंघन में हो। जैसे इफ़ यू हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय कॉन्ट्रैक्ट यू आर गोइंग टू मर्डर समवन। संविदा के द्वारा अगर आप किसी की हत्या करने जा रहे हैं तो यह इलीगल संविदा होगी। यदि आप संविदा के माध्यम से, करार के माध्यम से डकैती करने जा रहे हैं तो यह अवैध संविदा होगी। मेरे कहने का अर्थ है कि भारतीय दंड संहिता और जो बेसिक रूल है, जनरल रूल है, देयर आर जनरल रूल्स, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द बेसिक लॉज ऑफ आवर कंट्री। And if you are going to make a contract in violation of those basic rules enshrined in, it may be in IPC, it may be in Constitution, it may be in evidence, it may be in CRPC, it may be in CPC. So when the court shall realize that you have made a contract in violation of the basic rule which is in against of the basic rule or basic spirit of the general laws prevails in India, then after that very agreement shall be considered as a illegal, and illegal contract shall always be void, and it is absolutely nullity, and shall doesn't create any sort of rights and obligations upon the parties, and if any sort of dispute arise of illegal agreement, a illegal contract, then the court shall not taken into consideration in order to ensure justice to anyone, any victim of illegal agreement, illegal contract। अवैध संविदा वह संविदा है जो देश के साधारण नियम, जैसे भारतीय दंड संहिता है, भारतीय संविधान है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, एविडेंस है। अगर आप भारतीय दंड संहिता में बताया गया है कि आपके कौन कौन से कार्य आप नहीं करेंगे, जैसे चोरी का करना, किसी की हत्या करना, किसी को मारना, किसी को अपशब्द का बोलना, है महिलाओं के साथ अत्याचार। अगर आप संविदा के माध्यम से यदि ये सब कृत्य करने का प्रयास करते हैं तो आपकी संविदा शून्य मानी जाएगी। आपकी संविदा अवैध होने के कारण, अवैध होने के साथ साथ यह शून्य मानी जाएगी और उसका विधि की नज़र में कोई महत्व नहीं होगा। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास। जैसे ए और बी के बीच एक संविदा होती है। ए कहता है बी से कि यदि तुम सी के घर डकैती करते हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तो बी इसमें यस कहता है।
और वहाँ पर वो डकैती करने जाता है, चोरी करने जाता है। तो इस प्रकार के विषय वस्तु विधि पर आधारित कोई संविदा करता है तो वह संविदा अवैध संविदा मानी जाएगी। अवैध संविदा जो होती है सदैव शून्य होती है, सदैव शून्य, सदैव शून्य। अवैध संविदा सदैव शून्य हो। इसके बाद है आपका अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सिबल, मैंने जैसा कि आप बताया है कि अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट अपरिवर्तनीय संविदा, अपरिवर्तनीय संविदा, अपरिवर्तनीय संविदा। कब हम कहेंगे, मैंने जैसे देखा कि कब हम कहेंगे कोई करार शून्य है, कब हम कहेंगे कोई संविदा शून्य है, कब हम कहेंगे कोई संविदा शून्यकरणीय है, कब हम कहेंगे कोई संविदा अवैध। मैंने चारों चीजें देख लिया। कब हम कहेंगे कि यह संविदा अपरिवर्तनीय है। इट इज फैक्ट that unenforceable contract has fulfilled all sort of technicalities, shall fulfill all sort of technicalities, and it shall follow all sort of norms enshrined in the Indian Contract Act 1972। अपरिवर्तनीय संविदा वह संविदा है जो सारे नियम की पूर्ति करते हुए बनता है, लेकिन उसमें कुछ आवश्यक औपचारिकताओं की गैर मौजूदगी के कारण यह संविदा अनइनफोर्सिबल रहता है, कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं हो पाता है। जैसे यदि कोई संविदा आप करते हैं और संविदा करने के बाद जो औपचारिकताएं हैं उसकी पूर्ति आप नहीं करते हैं, जैसे स्टैम्प पेपर पर लिखना, जैसे लिखित होना, जैसे गवाहों का हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें, ये सारी औपचारिकताएं यदि आपकी उस संविदा में नहीं पूरा करते हैं तो आपकी संविदा अपरिवर्तनीय संविदा मानी जाएगी। और अपरिवर्तनीय संविदा जो होती है वह कोर्ट में सुनने योग्य नहीं मानी जाती है, और कोर्ट उसको तब तक नहीं सुनेगा जब तक कि उन औपचारिकताओं की आप पूर्ति कर नहीं लेते हैं। तो आप अपरिवर्तनीय संविदा भी जान गए होंगे। अपरिवर्तनीय संविदा जैसे ए और बी में संविदा होती है। ए कहता मेरी एक एक्स जमीन है, मैं उसको 10,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ, और बी रेडी होता है, यस कहता है, तो दोनों में संविदा होती है। संविदा के सारे नियम कानून पूरा होता है, धारा 10 के सारे नियम कानून पूरे होते हैं, लेकिन लिखित न होने के कारण यह अपरिवर्तनीय संविदा मानी जाएगी। जब तक जो सेल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो लेन देन है, जब तक वह लिखित नहीं होगा तब तक वह अपरिवर्तनीय होगा, वह कोर्ट में मान्य नहीं होगा यदि किसी भी प्रकार का कोई विवादित पद होता है। आपको मुझे पूरा भरोसा होगा कि आप अपरिवर्तनीय संविदा भी समझ लिए होंगे। अब आपकी एक संविदा है वैध संविदा। वैध संविदा आप जानते हैं। वैध संविदा अगर कोई पूछता है कि वैध संविदा किसे कहते हैं, तो वैध संविदा वह संविदा है जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के सारे नियम कानून का पालन करते हुए संविदा बनता है। और जब सारे नियम कानून का पालन करते हुए कोई संविदा बनती है तो उसको हम वैध संविदा कहते हैं। जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैध संविदा। वैध संविदा क्या है? ए बी सी कहता है मेरा एक घोड़ा है और उसको मैं 2,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ। बी कहता है हाँ, तो यह संविदा वैध संविदा मानी जाएगी। और जो ऑब्लिगेशंस हैं, ए के द्वारा घोड़ा का दिया जाना और बी के द्वारा 2,000 रुपये का दिया जाना, अक्सर धारा 10 के साथ नियम कानून का पालन होता है, इसीलिए हम इसको वैध संविदा कहते हैं। इस प्रकार की संविदा को वैध संविदा कहते हैं। हमने अभी तक क्या चर्चा किया? क्लासिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वैलिडिटी। वैधता के आधार पर अगर यह है कमियां रहेंगी तो आपकी संविदा या आपका करार कभी शून्य घोषित किया जा सकता है, शून्य हो सकता है। शून्य करार क्या आपने देखा है?
और आपकी संविदा शून्य संविदा भी हो सकती है, आपकी संविदा शून्य करणीय भी हो सकती है, आपकी संविदा वैध भी हो सकती है, आपकी संविदा अपरिवर्तनीय भी हो सकती है और आपकी संविदा वैध भी हो सकती है। तो कब हम और किन किन परिस्थितियों में हम कहेंगे कि ये संविदा वैध है, आप लोगों ने इस बात को देखा। अब आगे है क्लासिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन on the ground of फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब गठन के आधार पर वर्गीकरण, गठन के आधार पर वर्गीकरण, गठन के आधार पर वर्गीकरण। अब परफॉर्मेंस, हमने जैसा देखा है कि संविदा या तो मौखिक बनती है या तो ओरल बनता है या तो आचरण के आधार पर बनता है। 3 प्रकार की संविदाएं गठित होती हैं। तो मैं आपको पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा। इसमें 3 है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 9, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इस 3 प्रकार की संविधाएं अस्तित्व में आती हैं और यही 3 प्रकार की संविधा ऐसी है जिससे कोई भी संविधा अस्तित्व में आएगी। पहले एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब आप कोई एक्सप्रेसली कोई बात एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसली when you are going to give an offer expressly, that may be in written or that may be in oral, and expressly means that may be in oral, that may be in written। आपने व्यक्त किया, चाहे वह लिखित में चाहे मौखिक रूप में, जो आपने प्रस्ताव रखा है और उस प्रस्ताव को जो आपने दिया है लिखित या मौखिक, उसको अक्षरशः आप उसी रूप में स्वीकार दूसरा पक्षकार कर लेता है, तो हम अब कहेंगे कि वह एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, स्पष्ट संविदा। स्पष्ट, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस की हिंदी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स स्पष्ट संविदा जिसको हम कहेंगे। जो मौखिक और लिखित संविदा जब अस्तित्व में आती है, मौखिक और लिखित संविदा जब अस्तित्व में आती है, इसके माध्यम से आती है, तो उसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और चाहे वह लिखित हो सकता है, यदि कोई एक ए बी से कहता है मौखिक रूप से कि मैं अपनी साइकिल में आपको 500 रुपये में बेचना चाहता हूँ, मौखिक कह रहा है, तो बी मौखिक उसको हाँ कहता है, तो हम वहाँ पर कहेंगे कि हम मौखिक संविदा हुआ है। अगर इसी बात को अगर लिखित होती है तो हम उसको वहाँ लिखित संविदा कहेंगे। और मौखिक और लिखित संविदा में पूरी की पूरी बात को हूबहू स्वीकार किया जाता है, उसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड मतलब विवक्षित संविदा, इसकी हिंदी होगी विवक्षित संविदा। विवक्षित मतलब बाय कंडक्ट। मैंने आपसे भी कहा कि देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय इम्प्लाइडली। जैसे एक बस का चलना, एक बस का रोड पे चलना, ये क्या है? ये विवक्षित प्रस्ताव है। विवक्षित बस चल रहा है और बस पे लिखा हुआ है कि यह बस जैसे शहजादपुर से दोस्तपुर रोड को या शहजादपुर से दोस्तपुर कोई बस चलती है और वहाँ पर स्पष्टता लिखा हुआ है, गाड़ी के सामने लिखा रहता है या दोस्तपुर तक जाएगी। यदि चनवा चौराहा या घटकना पेट्रोल टंकी पर यदि कोई व्यक्ति हाथ का इशारा करते हुए उस गाड़ी में प्रवेश करता है तो हम कहेंगे कि वह विवक्षित प्रस्ताव है, विवक्षित स्वीकृति है। विवक्षित प्रस्ताव क्या है? जब बस चलती है और उसमें जब आप प्रवेश कर जाते हैं, विवक्षित स्वीकृति होगी और सर्विस जहाँ तक आप गाड़ी की लेंगे, बस की लेंगे, तो वो आपको प्रतिफल देना पड़ेगा, चाहे वो भाड़ा 10 रुपये का हो चाहे 20 रुपये हो। तो विवक्षित। When you have entered in a restaurant, जब आप किसी रेस्टोरेंट में प्रवेश करते हैं, रेस्टोरेंट का होना अपने आप में इम्प्लाइड ऑफर है। और जब आप रेस्टोरेंट में प्रवेश कर जाते हैं, बैठते हैं,
तो यह माना जाता है कि आपने विवक्षित स्वीकृति कर दिया है। तो विवक्षित प्रस्ताव, विवक्षित स्वीकृति क्या होगा? यह एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देगा और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट शैल ऑलवेज बी वैलिड। संविदा इम्प्लाइड भी हो सकती है। बस का प्रवेश करना, रेस्टोरेंट में जाना, किसी सिनेमा हॉल में देखना या किसी रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट का लेना, ये सब क्या है? विवक्षित संविदा की श्रेणी में आते हैं। LIC का करवाना विवक्षित संविदा है। कौशिक कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मैंने आपको बताया कि देयर आर संविदा जो है हमेशा व्यक्ति विशेष के सहयोग से अस्तित्व में आता है और व्यक्ति प्रस्ताव देता है, व्यक्ति स्वीकृति करता है, टर्म कंडीशंस व्यक्ति तय करते हैं, लेकिन सब कुछ भारतीय संविधा अधिनियम 1872 के नियमानुसार होगा। कौशिक कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कानून सृजित करता है स्वयं में। लॉ डज नॉट परमिट टू एनीवन, इन केस ऑफ कौशिक लॉ डज नॉट परमिट टू एनीवन टू इनरीच हिमसेल्फ अनजस्टली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। कानून किसी व्यक्ति को परमिट नहीं कर सकता है कि किसी की दूसरी की संपत्ति से तुम धनवान हो जाओ या किसी की संपत्ति लेकर बेचकर, किसी की संपत्ति कब्जा करके यदि आप इस तरह का काम करने जाते हैं तो वह कानून परमिट नहीं करता है। जैसे यदि आप कोई मूल्यवान चीज़ किसी मित्र के घर भूल आए हैं और भूल कर जब आप चले आए, अपने घर चले आए, आपको पता नहीं मैं वहाँ भूल गया हूँ और आपका मित्र मूल्यवान संपत्ति लेकर बेचकर उससे पैसा अर्जित कर लेता है, तो यह कानून स्वतः ही आपको परमिट करता, कानून स्वतः ही यह स्थिति परिस्थिति क्रिएट करता है कि संविदा अस्तित्व में आ जाएगी। क्योंकि कानून का यह सिद्धांत है, किसी भी व्यक्ति को यह परमिट नहीं करता है कानून कि किसी की संपत्ति को लेकर, किसी की संपत्ति को आधार बनाते हुए अवैध तरीके से लेकर उसको बेचकर, उसको बिक्री करके, उस पर कब्जा करके आप अमीर बने। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपके घर कोई सामान छोड़ गया है और जिसके घर सामान छोड़ा है, अगर वह व्यक्ति उसको बेचकर उसे धनार्जन करने का प्रयास करता है तो कानून उसको रोकने का काम करेगा। और कानून यह कहता है स्वतः रूप से यह प्रमाणित अगर हो जाता है, जिसका सामान खोया अगर कोर्ट में जाकर प्रमाणित कर देता है कि उसने सामान भूल गया था आपके घर में, यदि प्रमाणित हो जाता है तो वह उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह सामान को वापस करे और स्वतः ही कौशिक कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत के आधार पर वह संविदा सृजित हो जाएगी। In Cauchy contract, there is no need to give direct offer, direct acceptance, direct consideration. The law itself come forward to say that there is a contract made in between the A and B, and on the basis of that, it is the duty of the person who has got the thing and purchased the thing and managed the money. He shall have a duty to return back that money to that particular person whose property has left at the residence of person. किसी व्यक्ति के घर अगर कोई सामान छूट गया है, इसको हम कौशिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? कौशिक कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि डायरेक्ट प्रस्ताव स्वीकृति नहीं होता, कानून स्वतः ही संविदा का सृजन करता है। और जैसे जैसे कौशिक कॉन्ट्रैक्ट में ए अपना कोई सामान भूल जाता है और बी उस सामान को बेचकर पैसा अर्जित करने का काम करता है। बाद में उनको पता चलता है कि वह सामान तो जब बी के घर जाता है तो कहता है नहीं, कोई सामान नहीं आपका छूटा था, इसलिए मैं सामान देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो यहाँ पर ए और बी के बीच डायरेक्ट प्रस्ताव स्वीकृति न होने के बावजूद भी कानून जो है हमारा जो विधि जो है, हमारा कानून स्वतः ही संविदा का सृजन कर देता है और संविदा का सृजन होते ही आप बाध्य हो जाते हैं कि सामान को वापस करने। तो हमें पूरा भरोसा है कि आज आप इलीगल, अपरिवर्तनीय संविदा, वैध संविदा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और आप कौशिक कॉन्ट्रैक्ट, आप अर्ध संविदा को भी समझ गए होंगे। Tomorrow I will teach the classification on the basis of performance.